स्वागत है दोस्तों आपका हमारा इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो हमारा 27 दिसंबर को होगा और ये आ चुका है। और आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो पहले सीट था वो अब सीट बढ़ चुकी है, यानी कि अब नंबर ऑफ चांसेस मतलब सिलेक्शन होने का पीटी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो जिस तरह से मैं तैयारी करवा रहा हूँ आप लोग उस तरह से तैयारी करें। और कुछ वीडियो और हमारे आएंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रहा, नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रहा। तो आप सभी समझते हैं कि अगर नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रहा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रहती है। यही वजह है कि वो नहीं आ पा रही थी कुछ इधर कुछ दिनों से। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 16 तक आपका जो भी टेस्ट सीरीज करवाना होगा मुझे वो करवा दूंगा। उसके बाद एक बार मैं बता दूंगा कि कहाँ से एग्ज़ाम आते हैं बीपीएससी पीटी का, और आप लोग क्या क्या टेस्ट सीरीज के लिए या फिर उस क्रैक करने के लिए बीपीएससी पीटी को क्या चीज़ पढ़ें कि आप आसानी से क्रैक कर सकें। तो जैसा कि हमारे इस वीडियो को बिहार दरोगा के अभ्यर्थी भी देखते हैं और बीपीएससी के अभ्यर्थी भी देखते हैं, तो चूंकि ये टेस्ट सीरीज दोनों के लिए बेस्ट है, इस वजह से आप दोनों इसे देखिए। तो यहाँ पे हम दृष्टि का टेस्ट 1 टेस्ट 2 करवाए थे। और जैसे ही मैंने मतलब वो दोनों करवाया तो बहुत उसका अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इसका नेक्स्ट टेस्ट सीरीज भी लाइए। तो आज नेक्स्ट मैं 3 टेस्ट सीरीज लाया हूँ। और एक चीज़ और बोल दे कि जैसा कि मेरा 2 चैनल बनाया हुआ हूँ, एक है टेस्ट सीरीज एकेडमी और एक है कन्फ्यूज़न 9.2.11। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। टेस्ट सीरीज एकेडमी पे चूंकि सब्सक्राइबर कम है इसलिए वहाँ भी वीडियो अपलोड होता है, और हमारे कन्फ्यूज़न 9.2.11 पे भी टेस्ट सीरीज अपलोड होते हैं एक ही वीडियो। तो आप लोग अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप खुद से ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिए, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे मैं लिंक सारे चीज़ का इसमें दे दूंगा। और जो लोग एडिटोरियल दृष्टि को फॉलो करना चाहते हैं तो जो भी मैं वीडियो अब तक बना चुका हूँ उसका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोज़ का, सारे टेस्ट सीरीज़ का मैं लिंक दे दे रहा हूँ। वहाँ से आप लोग जाकर और भी वीडियोज़ हमारे टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है क्वेश्चन पेपर हमारे पास। तो आप लोग मैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम के पहले भी बता चुका हूँ कि ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर जो है बिहार के और हिंदी मीडियम से ही आते हैं। तो यही वजह है मैं हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर दूंगा। और हो सकता है आंसर कुछ जो रहेगा ऐसे ये सेट जो है हिंदी इंग्लिश वो दोनों मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। वहाँ से आप हिंदी इंग्लिश और आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, और आंसर की जो है वो हमारे आप वीडियो से मिला सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि बीपीएससी में शुरुआत में 10 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के, तो यहाँ पे मैथ्स का मैं केवल आंसर की बताते जाऊँगा। उसके बाद जो भी जीके का क्वेश्चन आएगा उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी करते जाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 3 दृष्टि पब्लिकेशन का, जो कि बेस्ट माना जाता है। पहला पूछ रहा है कि जैकब उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री तथा फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री एवं फिर उसी दिशा में एक बार और 90 डिग्री पर मुड़ता है, वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा रहेगा। नेक्स्ट आइए दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या समूह में दूसरी संख्याओं से भिन्न है। तो दूसरा का देखिए, दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए ऑप्शन सी कैसे हो गया, तो यहां पे देखिए भिन्न बोल रहा है। तो देखिए पहला 3 डिजिट शुरुआत का देखिएगा, 3 + 1 + 2 तो 6 हो गया। तो 6 इक्वल लास्ट डिजिट के बराबर है। ठीक है, उसी तरह देखिए 4 + 2 + 3 9 हो रहा है, तो देखिए इस 9 के बराबर है। उसी तरह देखिए 5 + 0 + 2 7 ये इसके बराबर, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा सीरीज नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर आइए, तीसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में यहाँ पे श्रृंखला दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और इस बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए चौथा नंबर। चौथा यहाँ कूट भाषा में दिया है कि निश्चित कूट में 943 को बेड लिखा जाता है, 12448 को स्वीट लिखा जाता है, तो उसी कूट को इतना को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा चौथा का और अपने हिसाब से इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। चौथा का है सही आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में। पांचवा भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए ब्लड रिलेशन का है,
और ये जनरली कभी कभार तो वैसे पूछता नहीं है, लेकिन मैथ्स पूछता है। लेकिन ये यहाँ पे दे दिया गया है, फिर भी आप इसे एक और बना लीजिएगा। इसका आंसर होगा 5 का बी, बुआ। ठीक है। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6 नंबर बोल रहा है कि यदि दिसंबर 1991 का पहला दिन रविवार था तो दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार किस तिथि को रहा होगा। तो छठा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24/12/1991। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर। 7वां पे यहाँ पे वेन डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैथ्स है। और इसका सही आंसर होगा 7वां का बी। ठीक है, टी। नेक्स्ट है 8वां नंबर। तो 8वां नंबर आप लोग से बन जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 7/2 होगा। ठीक है, इस वजह से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आइए 9 नंबर। 9 नंबर का जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 25%। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट आइए 10 नंबर मैथ्स में। 10 नंबर यहाँ पे मैथ्स पूछ रहा है क्या? हाँ, तो 10 नंबर पे यहाँ पे है। तो 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 वर्ष। ठीक है। चलिए अब आइए हमारा सामान्य अध्ययन का, यहाँ पे आपको डिटेल में करवाते जाएंगे, जिसका जरूरत होगा डिटेल में देने का, और वैसे इसका आंसर की करवाते जाएंगे। ठीक है। चलिए 11 नंबर बोल रहा है कि किस परिघटना के कारण साबुन तथा अपमार्जक कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होते हैं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव में कमी। यानी कि वाटर इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, सॉप एंड डिटर्जेंट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो दिस इज डिजायरेबल फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग सिंस हाई सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर डज नॉट अलाउ इट टू penetrate easily between the fibers of materials where dirt particles or wise molecules are held up. ओके, तो क्या होता है इसमें कि पृष्ठीय तनाव में कमी हो जाने के कारण ये जो है कपड़ों से दाग को सरलता से हटाने में सक्षम होता है। पृष्ठीय तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सरफेस टेंशन में कमी। नेक्स्ट आइए 12 नंबर। 12 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की परिघटना है। तो 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत स्थैतिक परिरक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो ये आप लोग एक याद रखिएगा 12 नंबर। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 नंबर बोल रहा है कि किस तापमान से नीचे कुछ धातु और मिश्र धातु अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्रमण ताप, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 बोल रहा है कि एक खगोलीय दूरबीन द्वारा डैश है, उसमें आपको फिल करना है, प्रतिबिंब बनता है। तो 14 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उल्टा, आभासी और आवर्धित। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। टेलीस्कोप से हमारा उल्टा, आभासी और आवर्धित मतलब होता है बड़ा। ठीक है, उल्टा मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं उल्टा, आभासी मतलब होता है इमेजिनरी। ठीक है, काल्पनिक। ओके, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 बोल रहा है कि क्या होगा यदि जल से भरे एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा पिघल जाए। तो 15 का यहाँ पे पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पे इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का स्तर समान रहेगा, यानी कि वाटर लेवल डज नॉट चेंजेस। ठीक है, तो ये आपका होता है किसके कारण? तो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? द मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द फ्लोटिंग आइस इक्वल्स टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यही कारण है कि व्हेन एन आइस क्यूब्स मेल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर, द वाटर लेवल डज नॉट चेंजेस as the melted water will occupy exactly the same amount of a space as the ice under the water level of previously occupied। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। 16 नंबर आइए, ये तो आप लोग बदल सकते हैं, 1 किलो वाट आवर।
और ये जनरली हमारे घर में जो बिजली यूनिट वगैरह का होता है तो किलो वाट आवर उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो 16 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए 3.6 इंटू, यहाँ पे 10 टू द पावर आपका 6 जूल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होगा, ठीक है। आप लोग खुद कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 किलो मतलब 1 इंटू 1000 हो गया, और वाट तो इधर हो गया, और सेकेंड हो जाएगा, आवर है तो सेकेंड में कर देंगे तो 3600 सेकेंड, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड हो जाएगा, और इसी को वाट सेकेंड को ही जूल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये 17 नंबर जो कि पूछा हुआ है क्वेश्चन। 17 नंबर बोला पटाखों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए बेरियम क्लोराइड। इसमें से आप लोग बेरियम क्लोराइड इसका होता है, ग्रीन फायरवर्क्स में इसका यूज होता है। और अगर पूछ देगा ब्लू फायरवर्क्स में यानी कि पटाखों में पीला रंग किसके कारण होगा, तो वहां पे हो जाता है आपका कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और कॉपर क्लोराइड हो जाएगा ब्लू फायरवर्क में, ठीक है। जो ब्लू पटाखा रंग का होता है, जो फटने पे ब्लू कलर देता है वो कॉपर क्लोराइड के कारण। और अगर पीला पटाखा होगा, पीला कलर का फूटने पे रंग देता है तो वो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। और रेड फायरवर्क्स के लिए आप लोग जानते हैं कि स्ट्रोंशियम कार्बोनेट होता है। और ऑरेंज अगर फायरवर्क्स पूछेगा तो कैल्शियम क्लोराइड उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर। 18 बोल रहा है कि किसी धातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सी घटक आवश्यक है। तो 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारा या फिर पारद, ठीक है। तो पारा को हम लोग बोलते हैं मरकरी, और ये एक अमलगम के लिए जरूरी कंपोनेंट्स होता है। नेक्स्ट आइए 19 नंबर। 19 बोल रहा है कि कौन सा अम्ल नेत्र धावन का घटक है, ठीक है। तो 19 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी बोरिक अम्ल। बोरिक एसिड हैज माइल्ड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज अगेंस्ट फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये जो होता है नेत्र धावन मतलब क्या, बोरिक एसिड ऑप्थेल्मिक फॉर द आईज इज यूज्ड एज एन आई वाश टू क्लीनेस और इरिगेट द आईज। मतलब इससे हम आँख उख धोते हैं तो जो भी इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फिर फंगस, उसमें ये सुधार करता है। तो ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोरिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में। 20 नंबर बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करता है, कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बिस्फेनॉल ए। इसको शॉर्ट में बोलते हैं BPA इज अ टॉक्सिक केमिकल दैट इज नॉन टू मिमिक अ हार्मोन दैट एक्टिवेट्स प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर एंड इंटरफेयर्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हेंस BPA या फिर बिस्फेनॉल ए। नेक्स्ट आइए 21 नंबर। 21 बोला हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं। तो इसका तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो He2 4 करते हैं ना, तो वही है। और कौन से ग्रुप में आते हैं, तो ये 18वें नंबर ग्रुप में आते हैं। और हीलियम जो है एक नोबेल गैस है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर। 22 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। तो यहाँ पे 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पारा। जो भी ऑप्शन में दिया गया है उसके हिसाब से आपको चूज करना है। तो पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है, यही वजह है कि थर्मामीटर में हम लोग पारा का यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए 23 में। 23 बोरा की फिटकिरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कंदन। तो स्कंदन को बोलते हैं एन एलम। तो एलम is a type of chemical compound usually a एक मिनट सॉरी स्कंदन को जो यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोगुलेशन, ठीक है। तो आप लोग को कोगुलेशन जो होता है स्कंदन को बोला जाता है। तो जो इंग्लिश मीडियम में होंगे वो समझ गए होंगे कि किस प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी को साफ करती है फिटकिरी। तो यहाँ पे हो जाएगा स्कंदन, ठीक है। तो स्कंदन मतलब कोगुलेशन। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में।
24 बोरा निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? तो जो 24 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, कास्ट स्पिरिट मतलब वुड एल्कोहल या वुड स्पिरिट इसको बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? तो यही मिथाइल मेथिल अल्कोहल को, METHYL। ठीक है, मिथिल बोला जाता है या फिर कोई कोई मिथाइल भी बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, स्पेलिंग जो होता है METHYL। ठीक है, मिथिल एल्कोहल। नेक्स्ट आइए अब 25 नंबर में। 25 नंबर बोला कि जैव वैद्युत कण संचलन तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DNA खंड के पृथक्करण एवं विलगन में। ठीक है, तो इसका जो DNA होता है, तो द कटिंग ऑफ DNA बाय रिस्ट्रिक्शन ऑफ endonucleases result in the fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel इंग्लिश में इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए 26 नंबर। 26 बोला कि कोशिका की खोज की थी। तो 26 का आप लोग को बहुत सारे पता होगा, ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने। और कब इसकी खोज की गई थी? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट आइए 27 नंबर। 27 बोरा एक सामान्य वयस्क मानव में उपलब्ध रक्त की कुल मात्रा होती है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। और लगभग ये 70 kg का जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है। 28 नंबर आइए। 28 बोला दिए गए हार्मोन में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो ये भी पूछा हुआ है। तो 28 का यहाँ हो जाएगा आंसर ई। क्यों? देखिए, प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, साइटोकाइनिन, ठीक है, ये होता है प्लांट हार्मोन। ऑक्सीन जो है ये भी प्लांट हार्मोन है। जिब्रेलिन ये भी प्लांट हार्मोन है। और यहाँ पे दिया गया है एथिलीन, ये भी एक तरह का प्लांट हार्मोन है। तो इस वजह से सारे प्लांट हार्मोन है। यहाँ पे पूछा तो नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाता। नेक्स्ट आइए 29 नंबर। 29 बोला पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में संवहन के लिए उत्तरदायी पादप उत्तक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका एक याद करना, लोग जाइलम और फ्लोएम में जनरली कंफ्यूज करते हैं। तो 29 का जो हो जाएगा, पत्ती मतलब फ्लोएम। ठीक है, जाइलम, देखिए जाइलम मतलब जड़। अगर जल पानी बोलेगा, खनिज बोलेगा, तो यहाँ पे जाइलम हो जाएगा। यानी जाइलम से जड़ याद रखे कि जड़ से ऊपर जाएगा। ठीक है, और फ्लोएम मतलब पत्ती से संवहन होगा। ठीक है, और जाइलम से जड़ से संवहन होगा। तो जड़ से संवहन होने वाला जल हो जाएगा। जाइलम से जड़ मतलब जाइलम से जड़ हो गया, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जल हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, ये सब जाइलम से संवहन करेगा, यानी कि जड़ से। और फ्लोएम जो होता है वो पौधे के पत्तियों के भाग से संवहन करता है। तो इसका जो संवहन करता है पौधे को पत्तियों द्वारा तैयार, तो इसका हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, 30 नंबर आइए। तीस नंबर बोला कि फलों का स्वाद मीठा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, फ्रूट्स कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ शुगर। पहला फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट आइए 31 नंबर। 31 बोला कि कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द एनोस्मिया और एग्यूसिया संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछता है, एनोस्मिया और एग्यूसिया संबंधित है, तो आपको ये पता रखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में है क्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रमशः गंध और स्वाद की हानि से। यानी एस्मोनिया, यहाँ पे अगर एस्मोनिया होगा तो एस्मोनिया ऑल्सो नॉन एज स्मेल ब्लाइंडनेस। तो एनोस्मिया इज द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। तो एनोस्मिया में व्यक्ति को क्या हो जाता है कि वो स्मेल का सेंस खो बैठता है। ठीक है, उसको स्मेल आता ही नहीं है। और एग्यूसिया में क्या होता है कि स्वाद आपका लॉस हो जाएगा, मतलब स्वाद आपको किसी भी भोजन का या किसी भी चीज़ का स्वाद आपको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बीमारी से, एनोस्मिया से जो ग्रसित होते हैं उनका गंध का एकदम सेंस खत्म हो जाता है, और जो एग्यूसिया से पीड़ित होते हैं उनका स्वाद का सेंस खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट आइए 32 नंबर। 32 बोरा इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है? तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक। ठीक है। और यहाँ पे इंसुलिन इज अ हार्मोन मेड बाय द पैंक्रियाज दैट अलाउज द बॉडी टू यूज शुगर यानी कि ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में। 33 बोरा की गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? तो 33 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजीपुर। ठीक है। नेक्स्ट आइए आपका 34 नंबर। 34 बोरा बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो 34 को ये सबको याद होगा, ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 बोल रहा है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? तो 35 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। 36 नंबर आइए। 36 बोरा भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं? तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, बिहार। और ये नागार्जुन गुहालेख बिहार में कहाँ पे है? तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जो जहानाबाद के होंगे उनको नागार्जुनी केव का पता होगा। नेक्स्ट आइए 37 नंबर। 37 बोरा की अष्टधाई नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 37 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पाणिनि के द्वारा। और पाणिनि अष्टधाई क्या है? तो अष्टधाई एक संस्कृत मतलब संस्कृत के ग्रामर से संबंधित है, और इसका जो रचना हुआ था 6th और 5th सेंचुरी के बीच हुआ था, और पाणिनि के द्वारा इनका रचना किया गया था। ठीक है। 38 नंबर आइए। 38 बोरा की भीमबेटका शैलाश्रय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 38 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट आइए 39 नंबर। 39 बोरा की जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक द्वारा सृजित और चलायमान है। तो ये क्या है? तो इसका हो जाएगा 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियम। तो जगत सार्वभौमिक नियम द्वारा सृजित और चलायमान है, तो यहाँ पे सही फील हो जाता नियम। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 40 नंबर। 40 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हेन सांग भारत आया था? तो 40 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हेन सांग क्या था? ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट था। ठीक है। 41 नंबर आइए। 41 बोरा की निम्नलिखित में कौन सा मंदिरों का सही कालानुक्रम है? तो 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले तटीय मंदिर, फिर लक्ष्मण मंदिर, फिर मोढेरा सूर्य मंदिर, फिर कामाख्या मंदिर। द सोर टेम्पल कहाँ है? तो महाबलीपुरम में है। ठीक है। और इसका स्थापना किया थे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और इसको ऑल्सो नॉन एज राजा सिम्हा। ठीक है। नरसिम्हा वर्मन द्वितीय को किस नाम से और जाना जाता है? तो राजा सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर आपका खजुराहो में है। ठीक है, तो ये खजुराहो का है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है आपका मोढेरा सूर्य मंदिर, यानी द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। ये आपका कहाँ बना गया था? ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा 11वीं सेंचुरी में। ठीक है। और ये सोलंकी डिनेस्टी का है आपका। और नेक्स्ट है कामाख्या मंदिर। ये तो आप लोग जानते होंगे, असम में है टेम्पल। ठीक है, ये एक तरह का शक्ति पीठ है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 नंबर बोल रहा है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो 42 का सही का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलमगीरपुर। तो यहाँ पे जो आपका 42 नंबर है
वो बोल रहा है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट आइए 43, बोल रहा है कि दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो 43 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कादरी सिलसिले का ये अनुयायी था। ठीक है। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में। 44 आपका बोल रहा है कि किस मुगल सम्राट ने अपने साम्राज्य में तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? तो ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो 44 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर ने। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि जो पुर्तगीज थे वो फर्स्ट बार टोबैको का इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। ठीक है। तो इंडिया में किसने लाया टोबैको को, यानी कि तंबाकू को? तो पुर्तगीज लोग लाए थे। कितना ईस्वी में? तो 1605 ईस्वी में पुर्तगीज इंट्रोड्यूस टोबैको इन इंडिया। ओके। और उसके बाद ये कॉमन मैन में पॉपुलर हो गया था। और जो जहांगीर था वो एक ऑर्डर पास किया था और 1617 ईस्वी में इस पे बैन लगा दिया था। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में। 45 बोल रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1761 ईस्वी में। तो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761, यानी कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। और पानीपत कहाँ है? तो यहाँ पे दिल्ली से आपका नॉर्थ में 60 माइल्स यानी कि 95.5 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर। 46 बोल रहा है कि घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग पहली बार किस इमारत में हुआ था? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाई दरवाजा। तो द हॉर्स आर्क वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अलाई दरवाजा विच इज मैग्निफिसेंट गेटवे बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन 1311। ठीक है। तो ये आप लोग, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एक्सटेंशन ऑफ द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, यानी कि मस्जिद का ही एक एक्सटेंशन था। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे कव्वाली का जनक माना जाता है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसे नोट कर लें। तो अमीर खुसरो को ऑल्सो बोला जाता था, क्या बोला जाता था? फादर ऑफ कव्वाली। और ही वाज अ सूफी एंड एन इनोवेटर हु कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ कव्वाली। तो कव्वाली कब गाया जाता था? वो कहा जाता था कि वो गॉड गॉड के लिए कव्वाली वहाँ गाया जाता है, गॉड की प्रार्थना की जाती है कव्वाली में। ठीक है। तो 48 नंबर आइए। 48 बोल रहा है कि मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष के भागीदार नहीं थे? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल। तो आप लोग याद रखिएगा कि 8th सेंचुरी एडी में कंट्रोल करने के लिए किसको, कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, जिसमें कौन कौन शामिल थे? तो उसमें जो शामिल हुए थे वो पालास थे, यानी कि द प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूट। और तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रकूट है, पाल है और प्रतिहार है। ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था वो राष्ट्रकूट में, गुर्जर, प्रतिहार और पाल में हुआ था, जिसमें चोल भागीदार नहीं था, इसलिए चोल इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? तो देखिए, सिकंदर लोदी जो था वो गुलरुखी के उपनाम का उपयोग किया था। तो यहाँ पे सिकंदर लोदी कुछ कोई नहीं है ऑप्शन में, इसलिए ये यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो गुलरुखी क्या है? गुलरुखी एक मतलब पर्शियन लैंग्वेज है। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। सिकंदर लोदी कौन था? तो सन ऑफ बहलोल लोदी था, एंड ही इज द रियल नेम
एंड हिज रियल नेम वाज निज़ाम खान। और सिकंदर लोदी आपका पूछा हुआ था क्वेश्चन इस बार ईएसआई में। आगरा का जो ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1504 एंड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो ये सब कुछ सिकंदर लोदी के बारे में तथ्य है। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में। 50 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। तो 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है ये 51 नंबर में। 51 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्युदंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है। तो 51 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। और ये केस था आपका 2014 का केस था। नेक्स्ट है ये 52 नंबर में। 52 बोला निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तो आपका 52 के इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो ज्वाइंट सिटिंग इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ओवर द पासेज ऑफ अ बिल। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे नहीं बोल रहा है बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका, तो यहाँ पे जो नहीं कर सकता वो राज्यसभा का अध्यक्ष और जो राष्ट्रपति है, ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। तो इस वजह से 2 हो जाता है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा, क्योंकि राज्यसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब हमारा 53 में। 53 बोला निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं। ये बहुत बार ये पूछा हुआ है और आप लोग को अब इतना पूछा गया है कि आप लोग को याद हो जाएगा। तो 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आपका जो है विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में। 54 आपका बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है। तो 54 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। तो ऑप्शन ई क्यों होगा? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 55 नंबर। 55 बोल रहा है संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है। तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, X5 मतलब 15 है, भाग 15 और आर्टिकल्स कितना हो जाएगा तो 324 से लेके 329 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। नेक्स्ट है ये 56 नंबर में। 56 बोल रहा है संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो यहाँ पे 56 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय हैं। नेक्स्ट है ये 57 नंबर में। 57 बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा है। तो 57 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अधिकार परीक्षा। तो ये रीट है एक तरह का। तो कितने तरह का रीट होते हैं? तो यहाँ पे आपके 5 तरह के रीट होते हैं। एक होता है हैबियस कॉर्पस जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है। दूसरा रीट होता है मैंडमस जिसका अर्थ होता है वी कमांड। और तीसरा है प्रोहिबिशन जिसका मतलब होता है टू फॉरबिड। और चौथा जो है उसका नाम है रीट का सेरिटरी जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। और पांचवा जो है उसका है को वारंटो जिसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो उसी को अधिकार परीक्षा को ही यहाँ पे इंग्लिश में क्यों वारंटो बोला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये 58 में। 58 बोल रहा है आपका
निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शून्यकाल का जो वर्णन है वो संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, शून्यकाल हम बोल रहे हैं, शून्यकाल। और एक होता है आपका क्वेश्चन आवर और एक होता है जीरो आवर। तो यही शून्यकाल को जीरो आवर बोलते हैं। और क्वेश्चन आवर जो होता है द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। और जीरो आवर होता है इट इज़ एन इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रियर नोटिस। इट इज़ नॉट मेंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर, हैंस बी इज आवर राइट करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है ये 59 में। 59 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी संरक्षोपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में। 60 बोल रहा है भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 उन सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को प्रदान करता है जिनकी जनसंख्या है। तो 60 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 लाख से अधिक। नेक्स्ट आइए आपका, और ये आर्टिकल 243 बी में है वर्णन इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका इसका जो आर्टिकल है, अनुच्छेद जो है 243 बी, वो भी याद रखिएगा कि इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ये 61 नंबर। 61 बोला निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री था? तो 61 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह। और ये कब बने थे? तो 21 अक्टूबर 1887 से लेके 31 जनवरी 1961 तक ये थे। और इनको श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था। और द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो यहाँ पे इनका मतलब, सॉरी एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था। श्री कृष्ण सिन्हा का जो जन्म काल था वो था 21 अक्टूबर 1887 और मृत्यु इनका हुआ था 31 जनवरी 1961 को। ठीक है, और श्री कृष्ण सिन्हा को श्री बाबू के नाम से जाना जाता था। और ये जो थे द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो श्री कृष्ण सिंह आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और श्री कृष्ण सिन्हा इसको, और इनको बोला जाता था क्या? आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पे भी श्री कृष्ण सिंह का नाम आता है। ओके, नेक्स्ट आइए आपका 62 नंबर। 62 में बोल रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 62 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38। अनुसूचित जाति बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और वैसे प्रेजेंट में कितने हैं बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट? तो 243 है, जिसमें से 242 सीट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू अ स्टेट इलेक्शन एंड 1 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो बहुत लोग बोलते हैं अगर निर्वाचित बोलेगा तो 242 हो जाएगा, क्योंकि वो निर्वाचित सीट से आते हैं। एक तो मनोनयन करते हैं तब जाके टोटल सीट अगर बोलेगा तो 243 यहाँ पे हो जाता है, जिसमें आपका 38 सीट रिजर्व है किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए। और 2 सीट जो है वो रिजर्व है आपका शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें तथ्य है। नेक्स्ट आइए 63 में। 63 बोल रहा है बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 63 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए 64। 64 बोल रहा है कि मगध प्रमंडल का मुख्यालय है। तो 64 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया। 65 आइए, 65 बोल रहा है प्रधानमंत्री द्वारा ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये किससे संबंधित है? तो 65 का सही हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें से कोई भी इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसका सही है कि ई गोपाला ऐप इज कम्प्रहेंसिव ब्रीड इम्प्रूवमेंट मार्केट प्लेस एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल फॉर द डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मर्स। सॉरी,
तो इसलिए इसका मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्केट प्लेस को और इन्फॉर्मेशन देने के लिए डायरेक्ट पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है फार्मर के लिए। तो ये उससे संबंधित है, ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आइए 66 में। 66 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंस्टिट्यूटेड द जावा जेटली टास्क फोर्स इन जून 2020। हैंस सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी किया जाता है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा, यानी कि द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 was released by the United Nations Conference on Trade and Development, यानी कि अंकटाड इसी को बोला जाता है। तो कभी अगर अंकटाड का फुल फॉर्म बोल दे तो अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इट फोकसेस ऑन ट्रेंड्स इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई वर्ल्ड वाइड, यानी कि एफडीआई पे ये फोकस करता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे एफडीआई को ये फोरकास्ट करता है। नेक्स्ट आइए 68 नंबर में। 68 बोल रहा है कि किस राज्य से तेलिया रुमाल तकनीक को जीआई टैग मिला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो 68 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना, ठीक है, और ये एक हैंडलूम टेक्निक है तेलिया रुमाल, ठीक है। नेक्स्ट आइए 69 में। 69 बोल रहा है कि विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 अगस्त को। तो 3 अगस्त को यह मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है 70 नंबर। 70 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप का सदस्य नहीं है। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई क्यों होगा, क्योंकि तो देखिए द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि GPAI या फिर GPA इसको बोला जाता है, इज एन इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो और ये एक तरह का फर्स्ट इनिशिएटिव है दिस टाइप, ठीक है। और इसमें शामिल है, इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं उसमें है आपका देखिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ठीक है। तो जापान तो यहाँ पे दिया हुआ है, बोरा सदस्य नहीं है, तो जापान है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपियन यूनियन में है फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद इटली, उसके बाद जापान, उसके बाद द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसके बाद है मैक्सिको, ठीक है। उसके बाद है आपका यूनाइटेड किंगडम और इसके बाद है इंडिया, भारत। यानी कि इसमें जितने हैं ये सभी शामिल हैं। और यहाँ पे हमारा नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं होता। 71 नंबर आइए। 71 हाल ही में ओसोवॉग पद समाचारों में था, यह संबंधित है। तो ओसोवॉग क्या है, तो यहाँ पे 71 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग एवं हस्तांतरण से संबंधित ये शब्द है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ओसोवॉग का, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो इसी को बोलते हैं ओसोवॉग को, इसी को शॉर्ट फॉर्म में, इसीलिए ये वर्ड जो था ये बहुत ही समाचार पद में ये रहा था। नेक्स्ट आइए 72 नंबर। 72 बोला कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 यानी कि अगस्त 2020 में जारी किया गया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 अगस्त 2020 में जारी की गई थी। यह सर्वेक्षण कौन सा संस्करण था, तो इसका जो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वां संस्करण। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है।
और इट इज़ द 5th एडिशन ऑफ द एनुअल क्लीननेस अर्बन सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट आइए 73 नंबर में। 73 बोल रहा है लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमीश त्रिपाठी ने। नेक्स्ट आइए 74 नंबर। 74 बोल रहा है कि द पोरिजो पुल का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया था? ये इस तरह का एक क्वेश्चन हमेशा देता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। और कौन से नदी पे? तो इसका हुआ है सुबानसिरी रिवर पे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 75 में। 75 बोल रहा है कि वैग 12 नामक भारतीय रेलवे का पहला 12,000 HP का इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ बनाया गया है? तो 75 का आपको याद रखिएगा। 75 का इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो कि बिहार में ये सिचुएटेड है। और इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? तो वही मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। और इसका शॉर्ट फॉर्म बोलता है MELPL। ठीक है, तो कभी कभी फुल फॉर्म ना दे करके पूछ देगा MELPL, तो आप लोग को ये भी एक तरह से याद रखना है। जिसमें स्टॉक होल्डिंग कितना है? तो इंडियन रेलवे का स्टॉक होल्डिंग है 74% और बाकी का है 26%। बाकी का इसमें प्राइवेट सेक्टर का इसमें लगा हुआ है और कुछ FDI भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 76 नंबर में। 76 बोल रहा है कि चक्रवात अम्फान से कौन सा देश प्रभावित हुए थे? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि भारत और बांग्लादेश इससे प्रभावित हुए थे, तो एक से अधिक इसमें हो जाएगा। 77 आइए। 77 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला है? तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ। और डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ, द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ इंडियन बेस्ड बायोकॉन लिमिटेड, was awarded the EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 एट अ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी। यानी कि एक वर्चुअल अवार्ड में इन्हें वर्चुअल एक सेरेमनी में इन्हें अवार्ड दिया गया। ये कौन थे? तो ये बायोकॉन लिमिटेड के चेयरपर्सन हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 78 नंबर में। 78 बोल रहा है कि जॉन पोम्बे मूंगफली को कहाँ का राष्ट्रपति मुग्गुफुली है सॉरी जॉन पोम्बे मुग्गुफुली को कहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया का। नेक्स्ट आइए 79 नंबर में। 79 बोल रहा है कि वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 79 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में। 80 बोल रहा है कि संघाई सहयोग संगठन SCO, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO और राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र राज्यों CIS के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो 80 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉस्को रूस में। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब 81 नंबर में। 81 बोल रहा है कि सितंबर 2020 में आयोजित इटालियन ओपन महिला वर्ग किसने जीता है? तो 81 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनोमा हालेप। और ये कहाँ की है? तो ये रोमानिया के हैं और ये पहला बार ऐसा है कि उन्होंने इटालियन ओपन टाइटल जीता है। ठीक है, और कब जीते हैं ये? तो ये इटली में हुआ था सितंबर 2020 में, उसी में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट आइए 82 में। 82 बोल रहा है कि 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरभ चौधरी। ठीक है, और ये जो 63rd आपका नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 83 में। 83 बोला निम्नलिखित में से किन्हें चिकित्सा क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो यहाँ पे बोल रहा है चिकित्सा क्षेत्र में, तो 83 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? तो देखिए, द 2020 नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन इसको बोलता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी और मेडिसिन हैज़ बीन अवार्डेड ज्वाइंटली टू, यहाँ पे एक हो जाएगा आपका हार्वे जे अल्टर, ठीक है, और एक हो जाएगा माइकल ह्यूटन। तो ये दोनों को संयुक्त रूप से मिला था, इसलिए एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा। 84 आइए। 84 बोला कि भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिल्म उद्योग से, ठीक है, और कस्टम डिजाइन भी थी, ठीक है। नेक्स्ट आइए 85 नंबर में। 85 नंबर बोल रहा है कि अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, इसकी लंबाई क्या है? तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन भी याद कर लीजिए और इसका आप लोग आंसर भी याद कर लीजिएगा। तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। और इसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? तो 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। और नेक्स्ट है ये, और इसका ये जो अटल सुरंग है, इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो निर्माण किया गया था BRO के द्वारा किया गया था, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण रोहतांग पास के पास किया गया था, जो कि ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में स्थित है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 86 नंबर में। 86 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में पहली बार समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की? तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल द्वारा फर्स्ट एवर मरीन एम्बुलेंस, जिसका नाम है प्रतीक्षा, उसका इन्होंने शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 87 नंबर में। 87 बोला कि हरा परिसर योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो 87 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार से। और हरा परिसर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन बिहार इन 2015 बाय इट्स एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, हेंस बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट आइए 88 नंबर में। 88 बोला कि हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट द्वारा बिहार के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान की यात्रा की गई थी? तो 88 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया। जनरली बिहार का बोध गया फेवरेट है बौद्ध धर्म से संबंधित, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे भ्रमण करने जाते हैं। तो यहाँ पे म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? तो विन मिंट के द्वारा बोध गया का यात्रा की गई थी। नेक्स्ट आइए 89 में। 89 बोल रहा है हाल ही में भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने बिहार के लोगों के घर तक किस फल फूलों की आपूर्ति के लिए भागीदारी की थी? तो 89 का ये न्यूज़ में भी था, और आप लोग ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी इसे मंगा सकते थे। तो इसका एक बार में देख के ही पता चल जा रहा है कि इसका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि आम और लीची को इसमें शामिल किया गया था, तो एक से अधिक इसमें हो जाता। 90 नंबर आइए। 90 बोल रहा है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु के नवीकरण हेतु कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई है? तो 90 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1742 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आइए अब आपका 91 नंबर में। 91 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित ऑनलाइन खुदरा दिग्गज कंपनियों में से किसने अगस्त 2020 में उद्योग केंद्रित अनुसंधान के लिए IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 91 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट आइए 92 नंबर में। 92 बोल रहा है, 92 में बोला जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की काबर ताल आर्द्र भूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए ऑन 16 अक्टूबर 2020 को रामसर कन्वेंशन डिक्लेयर्ड
कावड़ ताल वेटलैंड ऑल्सो नॉन एज कनवार झील इन बेगूसराय बिहार। तो बेगूसराय बिहार, यहाँ बिहार कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 93 नंबर। 93 बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कुछ समय पहले निधन हो गया। उनकी मृत्यु से पहले वह किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रमुख थे? तो 93 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वो केंद्रीय मंत्रालय के प्रमुख थे। यानी कि इंग्लिश में he was heading the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution। ठीक है, और उनका कौन सा इलेक्टेड कंस्टिट्यूंसी था? तो हाजीपुर उनका कंस्टिट्यूंसी था, जो कि बिहार में स्थित है। और इनका जन्म कब हुआ था रामविलास पासवान का? तो इनका जन्म 5 जुलाई 1946 को खगड़िया, जो कि ईस्टर्न मतलब पूर्वी बिहार में स्थित है, वहां से इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1946 को। और इनका पार्टी का नाम क्या था? तो ही वॉज द लीडर ऑफ द लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि एलजेपी इनका पार्टी का नाम था। 94 आइए। 94 बोला कि भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है। तो 94 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त रूप से, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र इसमें दोनों शामिल होते हैं। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आइए 95 में। 95 बोल रहा है कि उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। तो 95 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौद्रिक नीति, यानी कि इसका हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में। 96 आपका बोल रहा है कि प्रायः हम जैम ट्रिनिटी यानी कि JAM ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है? तो 96 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, या जैसे कि जनधन योजना, आधार हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। जैम ट्रिनिटी के द्वारा इसका एब्रिविएशन होता है, मतलब एक तरह का इसमें 3 चीज़ शामिल है। जैम ट्रिनिटी अगर बोलेगा तो इसका मतलब आप समझ जाइए जनधन योजना का बात कर रहा है, आधार का बात कर रहा है और मोबाइल का बात कर रहा है। वो ये 3 चीज़ के बारे में अगर बोलना हुआ तो एक बार में आप बोल सकते हैं जैम ट्रिनिटी। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से डीबीटी से ये संबंधित है। 97 आइए। 97 बोल रहा है कि डिस्कॉम्स के राजकोषीय परिवर्तन के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदय। और उदय का आपका फुल फॉर्म होता है, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, यानी कि ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसका उदय का फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, और ये कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2015 को ये लॉन्च किया गया था। 98 आइए। 98 बोल रहा है यदि वित्तीय वर्ष में सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच एक अस्थायी असंतुलन है तो भारतीय रिजर्व बैंक किस साधन के माध्यम से सरकार को अस्थायी ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराता है? तो 98 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थोपाय ऋण, यानी कि अर्थोपाय ऋण द वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटीज विच अलाउज द सेंटर एंड स्टेट्स to borrow funds from the RBI to bridge the temporary mismatch between expenditure and receipt। उसको मिसमैच जो करता है, मान लीजिए जितना आया आपने कितना का एक्सपेंडिचर किया, मतलब खर्च किया, कितना आपको रिसिप्ट मिला, ये सब का जो लेखा जोखा होता है उसमें अगर कोई मिसमैच करता है तो उसके बाद क्या करता है कि सरकार अपना उसको असंतुलन को मेंटेन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से अस्थायी रूप से ओवरड्राफ्ट वहाँ पे प्राप्त करता है। ठीक है, और इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और WMA लोन्स हैव अ 3 months टेनर, इसका 3 months का टेनर होता है। और स्टेट्स आर अलाउड एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू बोरो इन एक्सेस ऑफ
WMA लिमिट फॉर ऑफ 21 डेज। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में। 99 बोल रहा है कि उस शीर्ष निकाय का क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाए। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, यानी कि शॉर्ट में NAA इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 100 नंबर में। 100 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 100 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2016 में। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरू की गई थी, किसके सहयोग से? तो इसमें हो जाएगा आपका कब लॉन्च किया गया था, अगर एक्यूरेट पूछेगा तो 17 दिसंबर 2016 को ये इफेक्ट में आ चुका था। ठीक है, और इसमें करीब अनाउंस किया गया कितना पैकेज का, तो 1.7 लाख करोड़ गरीब कल्याण पैकेज का इसमें घोषणा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 101। 101 बोल रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी कि PMSYM योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। तो 101 का आपका जो बोल रहा है सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है, ये आपका सही नहीं है। इसे लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये आप लोग ये ध्यान रखिएगा, तो ये सही नहीं है। 102 नंबर आइए। 102 बोला निम्नलिखित में से कौन से बहुयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर नोट कीजिएगा। 102 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन। ये बहुयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक नहीं है, बाकी सभी जो है इसमें संकेतक है। 103 नंबर आइए। 103 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो 103 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? तो देखिए इसका लक्ष्य कब तक, तो इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो ये 22 तक रखा गया, 2022 यहाँ पे कहीं नहीं ऑप्शन में, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। 104 नंबर में आई। 104 बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से किसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो 104 सबको याद होगा, ऑप्शन बी भागलपुर है। नेक्स्ट आइए 105 में। 105 बोल रहा है कि कुशल युवा प्रोग्राम नामक एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो 105 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिहार के द्वारा। और ये कब शुरू किया गया है, तो ये 2 अक्टूबर 2016 से ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए 106 नंबर। 106 बोल रहा है कि बिहार में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। तो उच्चतम और हमारा न्यूनतम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास और पूर्णिया क्रमशः हो जाएगा। तो रोहतास में देखिए लिटरेसी रेट कितना है, तो रोहतास में आपका 73.37% लिटरेसी रेट है। और वहीं अगर हम पूर्णिया का बात करें तो पूर्णिया का सबसे कम है, 51.08% इसका लिटरेसी रेट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 107 में। 107 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दर वर्ष 2001 से वर्ष 2011 की अवधि के लिए बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाती है। तो 107 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 25.07%। ठीक है, और ये अगर पूछेगा 1991 से 2001 के बीच में, तो इसमें हुआ था दशकीय वृद्धि 28.62% हुआ था। लेकिन जब 2001 से 2011 के बीच में दशकीय रेट पूछेगा तो 25.07% इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 108 में। 108 बोल रहा है, हाँ 108 बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। नेक्स्ट आइए 109 नंबर। 109 बोल रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। तो 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, और केरल में ये 94% इसका लिटरेसी रेट है। ठीक है, और नेक्स्ट आइए 110 नंबर।
110 बोला कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आपका ये क्रम संख्या याद रखिएगा। तो तीसरा नंबर पे कभी कभी पूछता है कि बिहार का कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बिहार का तीसरा स्थान है। ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। नेक्स्ट आइए 111। 111 बोला निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो 111 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1986 में। तो द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनएक्टेड इन 1986 विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, 112 आइए। 112 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कि यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय ये पूछ रहा है कि कहाँ है। तो 112 का इसका यूएनईपी का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका आपका कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 112 का ए, नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी यानी कि केन्या में। ठीक है, 113 आइए। 113 बोल रहा है कि अपघटक प्रकृति के डैश हैं क्योंकि वह पौधे और जानवरों के शवों में यानी कि उनके लाश में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पुनर्चक्र या रिसाइकलर। तो अपघटक प्रकृति के रिसाइकलर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जो था रिसाइकलर हो जाएगा। 114 ये 114 बोल रहा है कि निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है? गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है, यहाँ पे गंभीर रूप से पूछ रहा है। ठीक है, तो 100 मतलब कि हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में आता है, तो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में नहीं है। तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रिटिकली जो इंडेंजर्ड लिस्ट है उसमें 10 शामिल हैं, 15 बर्ड्स है, 6 रेप्टाइल्स है, 9 स्पीसीज ऑफ एम्बियंस का है। ठीक है, और 14 आपका फिशेस हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे देखिए आपका जंगली उल्लू पूछा गया है। उसके बाद बोला कि साइबेरियन क्रेन। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सभी जो है गंभीर रूप से आपका लुप्त प्राय हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा कि लुप्त प्राय नहीं है, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 115 में। 115 बोल रहा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो 115 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। और झारखंड का कहाँ है? ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार झारखंड न दे करके लातेहार दे देगा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। 116 ये 116 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो 116 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? तो देखिए गोंडवाना लैंड में आपका आ जाएगा कौन कौन? तो गोंडवाना लैंड में आपका है साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है आपका मेडागास्कर। ठीक है, उसके बाद है अंटार्कटिका। तो ये सभी गोंडवाना लैंड के हिस्सा है, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 117 नंबर। 117 बोला कि पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो 117 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना में। ठीक है, नेक्स्ट आइए 118 नंबर। 118 बोल रहा है कि ट्रांस ह्यूमन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 118 का सी हो जाएगा लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन, इसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमंस। तो ये आप लोग याद रखिएगा वो शब्द। नेक्स्ट आइए 119 नंबर। 119 बोला निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो जो भी ऑप्शन में दिया गया है उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहिर्मंडल। तो देखिए पहला आता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा आएगा स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 12 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है,
और देखिए ट्रोपोस्फेयर हो गया 5 किलोमीटर से 12 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा तीसरा नंबर पर आपका मेसोस्फेयर जो कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। चौथा आ जाएगा थर्मोस्फेयर जो कि 80 से 640 किलोमीटर के बीच में। और एक्सोस्फेयर हो जाएगा जो 640 किलोमीटर से ऊपर का होगा। तो इस वजह से इसका बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 120 नंबर में। 120 वर्ड निम्नलिखित में से कौन सबसे ठंडा बायोम है? तो 120 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए टुंड्रा। ए बायोम इज अ लार्ज डिस्टिंक्टिव कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट कम्युनिटीज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय क्लाइमेट। तो कभी कभी बायोम भी पूछता है कि बायोम किसको बोलते हैं, तो हम लोग इसमें डिफिनेशन में हम बता दिए कि किसको बोलते हैं। तो बायोम का कौन सबसे ठंडा बायोम है? तो टुंड्रा जो है सबसे ठंडा बायोम क्षेत्र है। 121 आइए। 121 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलाकृति पाई जाती हैं? तो 121 का सही आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो 121 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी कश्मीर हिमालय। और ये क्षेत्र किसके लिए यूजफुल है? तो ये यूजफुल है कल्टीवेशन ऑफ जैफरान के लिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। 122 आइए। 122 बोल रहा है कि भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 122 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13, ठीक है। और कोस्टल और ये सब कहाँ स्थित है? तो देर आर लोकेटेड इन 9 कोस्टल इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। 123 नंबर आइए। 123 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमिलित नहीं है? तो 123 का हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? तो देखिए यहाँ पे उकाई बांध जो है, तो उकाई बांध आपका है गुजरात में, ठीक है। वहीं पे हीरा कुंड बांध है, तो हीरा कुंड बांध आपका है उड़ीसा में, ठीक है। वहीं बगलिहार बांध है, तो बगलिहार बांध है आपका जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी पे, तो ये भी गलत है। वहीं पंचेत बांध है, ये पंचेत बांध जो है आपका झारखंड में है दामोदर नदी पे, तो ये भी गलत है। तो इसमें से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें से सभी जो है सुमिलित नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। उकाई बांध कहाँ है? तो ये गुजरात में। हीराकुंड कहाँ है? तो उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 124 में ये 124 वर्ष निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो 124 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। द रिवर फ्लोइंग इनटू द अरबियन सी आर कॉल्ड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया। तो ये लोग आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और ये कहाँ फ्लोइंग इनटू द फ्लोइंग कहाँ करती है? तो अरेबियन सी की ओर ये फ्लोइंग करती है। नेक्स्ट आइए अब 125 नंबर। 125 बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुल्ला दर्रा स्थित है? तो 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। नेक्स्ट आइए 126 नंबर। 126 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ईएसआई में आपका श्वेत क्रांति पूछा था, यहाँ पे हरित क्रांति के जनक के रूप में, तो ये आप लोग को सबको पता होगा। 126 का बी एम.एस. स्वामीनाथन। 127 आइए। 127 बोल रहा है कि मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है। और ये डॉक्टर महबूब उल हक आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये शायद बांग्लादेश के थे, ठीक है। 128 नंबर आइए। 128 बोल रहा है कि बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया था? तो 128 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, वर्ष 1972 में। और द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन 1866 एंड ऑन 2 नवंबर 1972 इट वाज स्प्लिट इनटू द 2 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन? ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण, ठीक है, जिसको हिंदी में पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण बोला जाता है। नेक्स्ट आइए 129 में। 129 बोल रहा है कि बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? तो 129 का सही हो जाएगा
ऑप्शन ए अररिया। अररिया जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। नेक्स्ट आइए 130 नंबर। 130 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 130 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। तो यहाँ पे कितने परसेंट होते हैं, तो 95% रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है, पायरेट्स के। 131 में आइए। 131 बोल रहा है कि लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 131 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद में। 132 आइए। 132 बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के दौरान सर्वप्रथम किसने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो 132 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। 133 आइए। 133 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 133 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। और नेशनल कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। तो और इनका लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888 के बीच में था। तो इस वजह से लॉर्ड डफरिन इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 134 में। 134 बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का क्या कारण था। तो 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौरा चौरी कांड। ठीक है, तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो ये जो कांड हुआ था वो चौरा क्षेत्र है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे 5 फरवरी 1922 को इसमें क्या हुआ था कि पुलिस के द्वारा गोली चलाने से गुस्साए भीड़ ने थाना को फूंक दिया था, जिसमें शायद कुछ पुलिस वाले भी मर गए थे। तो इस वजह से इससे दुखी होकर के महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था ये भी पूछ देता है। तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट आइए 135 नंबर। 135 बोल रहा है कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लगाया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 135 का हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1829 में। द बंगाल सती रेगुलेशन विच बैंड द सती प्रैक्टिस इन ऑल द जुरिडिक्शन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज पास्ड ऑन दिसंबर 4 1829, यानी कि 4 दिसंबर 1829 को ये पास किया गया था ये रेगुलेशन बाय द देन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। और इनमें किनका सबसे ज़्यादा सहयोग मिला था। तो राजा राम मोहन राय भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 136 आइए। 136 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाले समिति के सदस्य नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर से क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 136 का ई। तो इन फरवरी 1928 अंडर द chairmanship of Motilal Nehru, a committee was made to draft a constitution for the India. The members of this committee were Tej Bahadur Sapru, Subhas Bose, M.S. Annie, Mangal Singh, Ali Imam, साहब कुरैशी एंड जी.आर. प्रधान। तो इसमें से कौन इसमें नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस अन्य थे आपके, ठीक है। एस हम कौन कौन बोले, तेज बहादुर सप्रू, तो ये थे आपके। वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एम.एस. अन्य सदस्य थे और तेज बहादुर सप्रू इसके सदस्य थे, ठीक है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, 2 आदमी व्यक्ति इसके सदस्य नहीं थे, इसलिए इसमें से नहीं पूछा तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाता। 137 आइए। 137 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था। तो 137 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसका जो किनके द्वारा फाउंड किया गया था, तो वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए 138 में। 138 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को। 139 आइए। 139 बोल निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन के द्वारा
19 अक्टूबर 1870 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है ये 140 में। 140 बोल रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 140 का इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1664 में जेन और बैपेटिस्टी कॉलबर्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 141 है ये। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो 141 का आप लोग को याद होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। 142 नंबर आइए। 142 बोला निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल थे। तो 142 का इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, क्योंकि पढ़ने से ही इसमें पता चल गया आपका एक हो जाएंगे कौन कौन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त दो है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और ये कब किया गया था, असेंबली में बम कब फेंका गया था। तो 8 अप्रैल 1929 में ये फेंका गया था और नारा लगाया गया था उसी समय, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 143 नंबर में। 143 बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद महात्मा गांधी कब भारत वापस आए। तो इसे आप लोग डेट के साथ याद रखिए, क्योंकि अब डेट के साथ भी पूरा एग्जैक्ट पूछने लग गया है। तो 143 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 जनवरी 1915 को। तो 21 साल वहाँ पे रहे थे साउथ अफ्रीका में, उसके बाद वो 9 जनवरी 1915 को वापस वो भारत आए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, उनका जो ही रिसीव्ड अ केसर ए हिंद गोल्ड मेडल इन द किंग्स बर्थडे ऑनर्स लिस्ट ऑफ 1915। और एक चीज़ इसका याद रखने की चीज़ ये है कि कभी कभी पूछ देता है इसमें क्वेश्चन में कि कितने साल वहाँ रहने के बाद वापस आए। तो यहाँ पे 21 साल आप लोग याद रखिएगा कि 21 साल वहाँ पे उन्होंने साउथ अफ्रीका में गुजारा था गांधी जी ने। 144 आई। 144 बोला कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जब तक मैं भारत में हूँ मेरी एक सबसे बड़ी अभिलाषा इसके शांतिपूर्ण विघटन में सहयोग करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो 144 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट आइए 145 में। 145 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये तो सबको याद होगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मेटकाफ्का। और इसका कार्यकाल था 1834 से 1836 के बीच में। नेक्स्ट आइए 146 नंबर। 146 बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से हो उपद्रव उत्पन्न हुआ। तो 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंहभूम। और ये झारखंड का क्षेत्र में छोटा नागपुर के क्षेत्र में ये चला गया। और हो विद्रोह एक मुंडा विद्रोह था। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही मतलब कभी कभी पूछ देता है। और ये कब हुआ था, तो 1820-22 में हुआ था और फिर दोबारा 1831 में भी ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 147 में। निम्नलिखित में से कौन से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो 147 का हो जाएगा ऑप्शन ई, क्यों। तो देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय गंगा शरण। तो यहाँ पे देखिए, गंगा शरण तो ऑप्शन में नहीं दिया और है गंगा शरण सिन्हा। उसके बाद है रामकृष्ण बेनीपुरी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में हुआ है। उसके बाद है रामनंदा मिश्रा, रामनंदा मिश्र यहाँ भी ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद है इन 1931 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसके संस्थापक होंगे। तो कौन कौन, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर है, उसके बाद क्या हुआ कि 1934 में, ये 1931 का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1931 में, और 1934 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसे कन्वर्ट किया गया था एक मीटिंग, उसमें अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, और वहाँ पे फॉर्मली औपचारिक रूप से इसका इनॉग्रेशन किया गया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से इसका औपचारिक रूप से
इनॉग्रेटेड किया गया था। और इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे 1934 वाले में आचार्य नरेंद्र देव बने थे, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण वाज इसके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे। तो ये आप लोग याद मत कीजिएगा, अगर औपचारिक पूछेगा तो 1934 और ऐसे पूछेगा तो 1931 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 148 में। 148 बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जो क्वेश्चन मिल चुका है वो अब आप लोग याद रखिएगा, बिहार से। 149 आइए, बिहार की राजकीय वृक्ष कौन सी है। तो 149 का सही हो जाएगा आपका आंसर ए, ठीक है, पीपल। नेक्स्ट आइए 150 नंबर और दृष्टि टेस्ट 66वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट सीरीज है, उसका आखिरी क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये सबको पता होगा। बिहार का शोक आपको 150 का जो है कोसी को बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, यानी कि सौरव ऑफ बिहार भी इसको बोला जाता है। तो अगर कहीं कोई क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि मिस्टेक मैंने कर दिया है तो कृपया करके उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि गलत इसमें किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, इस यूट्यूब चैनल को। और इसका अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसका मैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ देता हूं, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं अपने चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए। और जो ऐसे मैनुअल ज्वाइन होना चाहते हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिए confusion 9.2.11, उसके बाद आप लोग सर्च कर दें। तो दोस्तों कुछ वीडियो और मैं बनाऊंगा इसे टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और ये भी मैं बताऊंगा कि आप लोग सेल्फ स्टडीज़ के रूप में कैसे आप लोग सेल्फ स्टडीज़ करके लाभ कमा सकते हैं। और बहुत सारा वैसे भी मैं टेस्ट सीरीज वहाँ पे ऑफलाइन अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, तो वहाँ से जुड़कर भी आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।